Hey friends, my name is हिमांशु हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन चुग और हमारे चैनल का नाम है गुड़गांव रियल एस्टेट। और आज हम अमेजिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोगों को वैसे भी बहुत लोग नॉलेज जानना चाहते हैं, खासकर न्यू बायर्स। बेसिकली हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। बेसिकली वी वांट टू गिव यू नॉलेज, खासकर जो नए बायर्स हैं बिल्डर फ्लोस के खासा वी वांट टू टॉक अबाउट दैट कि क्या क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सर सब्जेक्ट के बारे में आप बताइए थोड़ा। देखिए, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बड़ा यूनिक सब्जेक्ट है। मैंने अभी तक यूट्यूब पे इस टाइप का सब्जेक्ट नहीं देखा है, इस टाइप का कोई वीडियो नहीं देखा है। सो आज हम बात करने वाले हैं चेकलिस्ट फॉर बाइंग अ बिल्डर फ्लोर इन गुड़गांव। चेकलिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम एक कोई भी छोटी सी शॉपिंग करने जाते हैं तो अपनी डायरी में या कुछ भी नोट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेकर के आनी है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। बट घर खरीदते वक्त हम ऐसी कोई डायरी मेंटेन नहीं करते, ऐसी कोई चेकलिस्ट नहीं बनाते। तो हमने ये काम आपका काफ़ी आसान कर दिया और बड़ी अच्छी सी एक चेकलिस्ट तैयार करी है जो आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। और आप उस चेकलिस्ट की मदद से अपनी बिल्डर फ्लोर खरीदने की जो जर्नी है उसको काफ़ी आसान महसूस करेंगे। बेसिकली हर एक चीज़ के लिए चेकलिस्ट लगता है। आज अगर हम खाने की बात करी जाए तो खाने में भी अगर हम कोई सर्टेन डिश बनाते हैं तो उसकी चेकलिस्ट होती है कि ये इंग्रेडिएंट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली बिल्डर फ्लोर, उसके लिए आपकी एक चेकलिस्ट होती है। उसके बारे में वी वांट टू टॉक अबाउट ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। इसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस किस तरीके से आपकी सर्च शुरू होती है, आप क्या प्लान करते हैं, कैसे विजिट्स करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो फिर उसे कैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं। इसका पूरा एक जर्नी है। तो हिमांशु शुरू करते हैं अपनी। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेजेस जिसकी आज हम बात करेंगे। सर आई विल बी अ बायर एंड देन आई विल आस्क यू सर्टेन थिंग्स। एक बार ट्राई करते हैं, दैट विल बी सो इंटरेस्टिंग। ओके। तो बेसिकली सर अगर मैं एक बायर हूँ तो मेरी पहली जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि सर मेरा ये बजट है और इस बजट में मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और कौन कौन से एरिया मिलते हैं। मतलब दिस इज व्हाट माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी। मतलब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मेरे ये बजट में क्या मिलेगा। यस। एंड तो आप सर क्या क्या चीज़ें रहेंगी? पहला क्वेश्चन। सो एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं अपने क्लाइंट्स की तरफ। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, चेकलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिमांशु ने एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, एज इफ की ही वांट्स टू बाय अ बिल्डर फ्लोर, कुछ सवाल करें, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हमें एरिया कौन सा लेना चाहिए, राइट? अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ के एरियाज के बारे में अगर बहुत अच्छे से पता है देन तो आप क्लियर होते हो कि हमें सेक्टर 45 में घर लेना है या 46 में लेना है बिकॉज आप हुडा सिटी सेंटर के नज़दीक रहना चाहते हैं। या आप क्लियर होते हो कि मुझे तो प्राइवेट कॉलोनी में घर लेना है, गेटेड में लेना है। तो सुशांत लोग 1, DLF फेज 1, 2, 3, 4 या फिर आपका साउथ सिटी 1, ग्रीनवुड सिटी। तो ये कुछ अच्छी प्राइवेट कॉलोनीज हैं जो सेंटर ऑफ द सिटी के 2, 3, 4 किलोमीटर के रेडियस में आती हैं। अगर आप यहाँ के एरिया से ज़्यादा फैमिलियर नहीं हैं तो सबसे पहले आप अपना एरिया फाइनलाइज करेंगे कि कौन कौन से एरियाज आपको समझ में आते हैं। उसमें हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? हम आपके वर्क प्लेस के बारे में आपसे पूछते हैं कि आपका वर्क प्लेस कितना दूर रहने वाला है। हम आपकी अदर प्रेफरेंसेस के बारे में पूछते हैं जिससे कि हम आपको हेल्प कर सकें कि आपको कौन से एरियाज में फ्लोर देखना चाहिए। उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आपका बजट कितना है, किस साइज में आप फ्लोर ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर 215 गज का जो फ्लोर है सुशांत लोग 1 में वो 2.5 करोड़, 3.25 करोड़ की रेंज में आता है। बट यही 350 गज, 270 गज जिसे हम 10 मरला भी कहते हैं का फ्लोर जो है इसी बजट में 2.5 के बजट में आपको सेक्टर 46 में या आसपास के जो और अच्छे सेक्टर्स हैं उनमें मिल जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करी जाए तो जो प्राइम सेक्टर है, जो आपके गेटेड सेक्टर है, उधर के प्राइसेस ज़्यादा रहेंगे एंड हुडा के सेक्टर के प्राइसेस कम रहेंगे या आपको एरिया ज़्यादा मिल जाएगा सेम ही बजट में? प्राइजेस में आजकल ज़्यादा फर्क नहीं रह गया हिमांशु। प्राइवेट कॉलोनीज हों या फिर हुडा के सेक्टर्स हों, ये 2 मेन क्राइटेरियाज होते हैं। अगर कोई भी एक बायर है वो जानना ये चाहते हैं कि हमें कौन कौन से एरियाज देखने चाहिए तो 2 ही कैटेगरीज हैं, या तो हुडा के सेक्टर्स या प्राइवेट कॉलोनीज, जिसमें वो सारे नाम आ गए जो भी हमने बात किया। सुशांत लोग 1, DLF फेज 1, 2, 3, 4 या आपकी साउथ सिटी 1 या ग्रीनवुड सिटी या अंसल एसेंशिया या मेनी अदर जो भी अदर प्राइवेट कॉलोनीज। मतलब बेसिकली वी आर कवरिंग ये गुड़गांव एंड NCR। यस। तो ये जो आप प्राइमरीली हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं हिमांशु, क्योंकि हरियाणा के रूल्स अलग हैं, दिल्ली के रूल्स अलग हैं, नोएडा के रूल्स अलग हैं। तो आज हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं और ये रूल्स जो हैं पूरे हरियाणा पे एप्लीकेबल होते हैं। बिल्कुल। तो हम बेसिकली जो आप
आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी बिल्डर फ्लोर हो, चाहे आपके SPR में हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे हो, या आपके गोल्फ कोर्स रोड तो है ही है, एनीवेयर इन गुड़गांव, तो यहाँ पे ये लागू रहते हैं। जी बिल्कुल। तो सर हमने एरिया चूज कर लिया जी, बजट बता दिया, मतलब पहले बजट से शुरू होगा, एरिया आ जाएगा, हमने ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है? देखिए हिमांशु, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है एक बायर के माइंड में, या अगर बायर क्लियर नहीं है तो हम उसे सजेस्ट करते हैं कि साइजेस की अगर बात करते हैं तो 3 BHK जो है वो मिनिमम साइज, आप सबको पता होगा या नहीं पता तो ये जानकारी अब आपको हम दे देते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि 180 गज 180 स्क्वायर यार्ड मिनिमम साइज होता है किसी भी प्लॉट का जिस पे बिल्डर फ्लोर बनाए जा सकते हैं। हरियाणा का ये रूल है गवर्नमेंट, फ्लोर वाइज रजिस्ट्री, एब्सोल्युटली फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अगर करानी है तो 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो पूरी बिल्डिंग एक साथ बिकती है। फ्लोर वाइज 180 या उससे ऊपर होना चाहिए। तो 180 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 300 स्क्वायर यार्ड तक बहुत सारे साइजेस हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एरियाज में, 180, 200, 220, 240, 270 एंड देन 300। और जो छोटे साइजेस हैं वो दीनदयाल जन आवास योजना में ही कवर होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल 180 से छोटे साइजेस आपके दीनदयाल में कवर होते हैं, जो कि अब सस्पेंड भी हो गई है और उधर बिल्डर फ्लोर्स अभी तक तो नहीं आए हैं जी। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो 180 प्लस साइजेस है फ्लोर वाइज रजिस्ट्री का। सो टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, दीनदयाल और बिल्डर फ्लोर्स का आपस में जो आज हम टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसमें दीनदयाल का कोई रोल नहीं है। सो बीइंग वेरी क्लियर, 180 स्क्वायर यार्ड से लेके 300 स्क्वायर यार्ड तक बीच में जितने भी साइजेस अभी हमने आपको बताए उसमें 3 BHK और 4 BHK तक भी होता है, पर नॉर्मली आपको 180 से लेके 300 के बीच में 3 BHK ही देखने को मिलता है। सो 180 में भी 3 BHK मिल रहा है, 300 में भी 3 BHK मिल रहा है। सो बेस्ड ऑन एरिया, साइजेस एंड कैसे फीचर्स हैं, कैसी लग्जरी बिल्डर ने अपने प्रॉपर्टी में डाली है, प्राइजेस वेरी करते हैं। सो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि मिनिमम क्या रेंज से बिल्डर फ्लोर गुड़गांव में स्टार्ट हो जाते हैं। सो टिपिकली एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी लोकेशन का जो बिल्डर फ्लोर है वो 1.65 1.75 CR से स्टार्ट होते हैं। यस, एंड कहीं ना कहीं ये 2.5 से लेकर के और 3 CR की रेंज तक ये प्रॉपर्टीज जाती हैं जो ये साइज की प्रॉपर्टी। सर जो 1 करोड़ रुपए या 1.25 में देख रहे हैं तो उनके लिए कोई चीज है? देखिए 1 CR की रेंज में बिल्डर फ्लोर अब सेंटर ऑफ गुड़गांव में तो नहीं मिलता है मोस्टली। आप भी काफ़ी फैमिलियर हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी छोटे से छोटा फ्लैट भी अब इस बजट में नहीं आता, बट हाँ कुछ गिने चुने बिल्डर फ्लोर के ऑप्शंस हैं जो 1.25 से 1.5 करोड़ के ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं, बट ऑब्वियसली साइज बहुत छोटा होगा। सो टिपिकली एक अच्छा खुला बिल्डर फ्लोर जो 180 स्क्वायर यार्ड या 200 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होता है, उसके लिए बजट रेंज मिनिमम 1.5 प्लस होना ही चाहिए, तभी आप एक अच्छा बिल्डर फ्लोर की उम्मीद कर सकते हैं। 1.5 करोड़ मिनिमम। यस। तो गाइस अगर आप 1 करोड़ रुपए के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो इस बजट में कोई बिल्डर फ्लोर नहीं है, आपको अलग एरिया में जाना पड़ेगा। यहाँ तो पुराने डेवलपर का पुराने FAR के हिसाब से, जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन भी अच्छी नहीं है, या तो मरे का सौदा जिसे कहते हैं, अब मर ही मत जाना, बस यही बोलूंगा। लेना एब्सोल्युटली। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कमिंग बैक टू द टॉपिक, 3 BHK के बाद 4 BHK की अगर हम साइजेस की बात करें तो 300 से स्टार्ट हो जाता है, एंड 300 के बाद 340 का एक साइज है, 360 का एक साइज है, एंड 418 स्क्वायर यार्ड्स तक के साइजेस हैं, 500 स्क्वायर यार्ड के भी साइजेस हैं, इससे ऊपर भी हैं, बट नॉर्मली बिल्डर फ्लोर्स इन्हीं रेंज में चलते हैं। सो हमने आज साइजेस के बारे में आपको इस पे क्लैरिफिकेशन दे दिया। बजट का जो रेंज है आपको बता दिया कि 1.5 से 2.5 3 के बीच में आपको 3 BHK मिल जाते हैं, 2.5 से 3 CR तक, और 3 CR से लेकर के और 5 CR के बीच में आपको 4 BHK का रेंज मिल जाता है देखने को, जो साइजेस अभी हमने आपको बताए। एंड ऑल्सो सर इसमें लोन कहाँ तक हो सकता है अगर हम लोन अप्लाई करें इसी बजट में? जैसे हम 4 BHK देख रहे हैं, मान लो 360 गज का है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज हिमांशु, आजकल जो लोन का प्रोविजन है, जो बैंक्स हैं वो आपको 80% से लेकर के और 120% ऑफ द डील वैल्यू, जो आपकी चेक वैल्यू होती है, उसका लोन आपको इजीली दे देते हैं। इंटरेस्ट रेट्स ऑल्दो अभी थोड़े हाई पे चल रहे हैं, 8.5 से लेकर के 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल चल रहा है, बट ये पीक है, कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ से आपको नीचे ही देखने को मिलेंगे आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो बैंक लोन की बात करें तो 80 to 120% ऑफ दी चेक वैल्यू आपको बिल्डर फ्लोर पे लोन मिल जाता है बैंक से। एंड देन सर अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो हमें हमारा डेवलपर पे भी डिपेंड करता है। जब हम बिल्डर फ्लोर ले रहे हैं तो डेवलपर कैसे चेक करा जाए इसमें? सो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, वो हमारी स्टेज 1 में आता है, आफ्टर फाइनलाइजिंग द एरिया, साइज एंड बजट।
वो आता है बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना और प्लस उसने क्या साइट्स डिलीवर की हैं, बिल्डर की क्या एक्सपीरियंस है, कितनी साइट्स वो अब तक डिलीवर कर चुके हैं। ये कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे हम अपने कस्टमर को बिल्डर के बैकग्राउंड और उसके डिलीवर्ड साइट्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं। नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि बिल्डर का बैकग्राउंड रियल एस्टेट बैकग्राउंड हो, कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड हो, आर्किटेक्चर बैकग्राउंड हो, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड हो, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बैकग्राउंड होना चाहिए। सो गुड़गांव में काफ़ी सारे एरियाज़ में ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स भी काम कर रहे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन का कोई बैकग्राउंड नहीं है। सो हम लोग रेफरेन करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसे बिल्डर्स के थ्रू डिलीवर्ड प्रॉपर्टीज़ ही अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करें जो कि रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हैं, कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से हैं। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई डेवलपर है तो वो कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से हो, उनका कोई पोर्टफोलियो मे बी अगर टेस्टिमनी मिल जाए या किसी क्लाइंट से जिन्होंने लिया हुआ है उनसे। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि तैयार होने के बाद वो प्रॉपर्टी कैसी दिखने वाली है। तो आप अपने बिल्डर को जिसकी भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप उन्हें उनकी एग्जिस्टिंग डिलीवर्ड साइट्स या उनकी एग्जिस्टिंग डिलीवर्ड साइट्स जिनमें कस्टमर रह रहे हैं उनसे मिलने की कोशिश करें, तो आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया लग जाता है। बिल्डर की सर्विस के बारे में भी आइडिया लग जाता है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट, फिनिश प्रोडक्ट देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसको भी 3-4 महीने बाकी हैं, फिनिशिंग हो रही है, स्ट्रक्चर तो बन चुका है बट फिनिशिंग का काम चल रहा है और आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, पसंद आ गई है, बट समझ में नहीं आ रहा कि ये फिनिश प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, तो आप उनकी डिलीवर्ड साइट्स देख सकते हैं जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। और उसमें मॉडिफिकेशन का भी स्कोप है कि आप कैसे मॉडिफिकेशन करा सकते हो, ऐसा भी डेवलपर ऑप्शन। जी बिल्कुल, जहाँ पे 3-4 महीने 2 महीने का काम बाकी है, जो काम बिल्डर का बाकी है उसमें अगर थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आप कराना चाहें तो बिल्डर फ्लोर में इट इज़ नॉट अ हेक्टिक टास्क। इजीली आपको बिल्डर से वो कॉपरेशन मिल जाता है, बिकॉज उसने जो पैसा खर्चना है वो अपने हिसाब से ना खर्च करके आपके हिसाब से खर्च कर सकता है। पेंट के कलर हैं या फिर आपके वुडन वर्क है, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस करानी है तो वो हो जाती हैं। तो ये आ गई हमारी स्टेज जहाँ पे हमने बिल्डर का बैकग्राउंड प्लस उसका एक्सपीरियंस प्लस उसके डिलीवर्ड साइट के बारे में बात करी। तो हमने बिल्डर डिसाइड कर लिया, एरिया डिसाइड कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंटेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है डॉक्यूमेंटेशन, चेन ऑफ पेपर्स, पेपर वर्क जो भी हम करने वाले हैं डील के दौरान। सो चेन ऑफ पेपर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सर एक मिनट, मैं एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। ये सारे बहुत अपने आप में ही एक टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जैसे फॉर एग्जांपल पेपर वर्क, ये डॉक्यूमेंटेशन भी अपने आप में एक टॉपिक है, तो अगर आप चाहते हैं हम कवर करें आपके लिए सेपरेटली तो हम उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे। तो आप चेकलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी में विस्तार पूर्वक वी शुड टॉक अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट, तो हम उसके बारे में भी बता सकते हैं। सर बिल्कुल, कंटिन्यू सर। बड़ा वैलिड पॉइंट आपने कहा कि ये सारे टॉपिक्स जो बीच में स्टेजेस हम आपको बता रहे हैं ये अपने आप में एक सब्जेक्ट्स हैं। अगर इनके डिटेलिंग की बात की जाए तो शायद आधे घंटे का वीडियो इन्हीं पे बन जाएगा। तो आज तो हम इन पॉइंट्स को ब्रीफ में कवर करने वाले हैं, बट येस अगर आप कमेंट्स करेंगे और बताएंगे कि किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं तो हम उस पर इन डेप्थ वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। सो पेपर, चेन ऑफ पेपर्स की हम बात कर रहे थे। तो अगर आपने एरिया डिसाइड कर लिया, साइज डिसाइड कर लिया, बजट डिसाइड कर लिया, बिल्डर डिसाइड कर लिया, बिल्डर की प्रॉपर्टी डिसाइड कर ली, तो नेक्स्ट राउंड आपका आ जाता है। सीधा आप टोकन नहीं दे देते, सीधा आप बयाना नहीं कर देते। आपको सबसे पहले देखना है कि उस प्रॉपर्टी का पेपर वर्क दुरुस्त है कि नहीं है, पेपर वर्क इन प्लेस है कि नहीं है। सो जिसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सेल डीड होती है, कन्वेंस डीड होती है सबसे पहले, तो कि सबसे पहला बायर उस प्रॉपर्टी का कौन था, उस प्लॉट का कौन था। सो फॉर्म सी होता है, अगर आपको अलॉटमेंट हुई थी हुडा से, या अगर प्राइवेट कॉलोनी है तो उसे पोजेशन लेटर भी कहा जाता है। फिर आ जाता है आपका कि आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट होता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है अगर प्राइवेट कॉलोनी है तो। अगर हुडा का फ्लोर है तो उसमें आपके चेन ऑफ पेपर्स में ट्रांसफ़र परमिशंस होती हैं, जितने भी लोगों ने उसे ख़रीदा बेचा ट्रांसफ़र परमिशन लगी होती हैं। इसके बारे में भी टॉपिक डिस्कस किया जा सकता है। ट्रांसफ़र परमिशन बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई विश अगर ये बिल्डर फ्लोर्स प्राइवेट कॉलोनीज़ के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता, क्योंकि पहले इसमें थोड़े चैलेंजेस थे, बट अब तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे फेसलेस कर दिया है, जिससे कि आपको हरियाणा हुडा के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है और ऑनलाइन ही अप्लाई करके आप इसे फेसलेस ट्रांसफ़र परमिशन ले सकते हैं। सो चेन ऑफ पेपर्स की हम बात कर रहे थे, उसमें
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है जिसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, जिसमें आपको देख करके मालूम हो जाता है कि कितना एरिया बना हुआ है, आपका कारपेट एरिया कितना है, आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जो होता है, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान जिसे कहते हैं, आर्किटेक्ट कौन है, ये सारी चीज़ें चेन ऑफ पेपर्स में होती हैं। और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो शायद हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली उसकी एक चेकलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं, आप देख सकेंगे। सर इस चेकलिस्ट में रेरा भी कोई पार्ट प्ले करता है? मोस्टली बिल्डर फ्लोर्स के केसेस में रेरा एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज अभी गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई फ्लोर्स बना रहा है तो उसको रेरा की ज़रूरत है। बट हाँ, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, कुछ अच्छे कॉर्पोरेट बिल्डर्स हैं जो रेरा ले करके अपने फ्लोर्स बनाते हैं, सो वो ऑप्शनल है, कोई बाउंडेशन नहीं है। रेरा का इसमें ज़्यादा कुछ खासा रोल नहीं है बिल्डर फ्लोर्स में। जी, ठीक बिल्डर है फ्लोर्स में हमने पेपर वर्क चेक कर लिया, हमने चेन मतलब ऑनलाइन जाकर आपने बताया, एक बार आप डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पेपर वर्क में एक एमसीजी की प्रॉपर्टी आईडी होती है, गुड़गांव की अगर हम बात कर रहे हैं तो एमसीजी की आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के थ्रू आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं एमसीजी की वेबसाइट पे जाकर के कि इस प्रॉपर्टी आईडी की जो ओनरशिप है वो किसके पास है, बिल्डर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है। तो इससे आपको एक वेरिफिकेशन हो जाती है कि ये सब चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं। अगर आप हमारे से बिल्डर फ्लोर परचेज कर रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें आपके लिए करते हैं, बट अगर आप किसी और के थ्रू कर रहे हैं ट्रांजैक्शन तो आपको पता होना चाहिए। हमारा पर्पस अवेयरनेस क्रिएट करना है। आज के इस वीडियो से हम आपको इतना कैपेबल और इतना ईजी कर देंगे, आपका ईजी कर देंगे इस प्रोसेस को कि आपको मालूम हो जाएगा कि चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। सो आई थिंक चेकलिस्ट देखते ही 99% में कॉन्फिडेंट हूँ कि जो भी हमने आपको पॉइंटर्स दिए हैं उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी वो चीज़ें मिल जाती हैं जो एक नए बिल्डर फ्लोर को खरीदते वक्त आपको देखनी चाहिए। और गाइस ये आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि जो नए बायर्स हैं जो गुड़गांव आ रहे हैं उनको आसानी हो इस प्रोडक्ट के लिए। जो सा भी प्रोडक्ट आप किसी के थ्रू भी देखें, अगर आप हमें भी कॉल करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन हो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई पेपर वर्क आपका अटक रहा हो, तो यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर, वी कैन हेल्प यू एंड श्योरली गाइड यू विद सर्टेन नॉलेज। आपके कोई भी सवाल हो, आप किसी के थ्रू भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बट अगर आप हमसे कुछ कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, पूछने के कोई पैसे नहीं है, कोई फीस नहीं है। अगर आप हमसे बात करते हैं तो हम आपको डेफिनेटली ओवर द कॉल या मिल करके आपको ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं जो भी आपके सवाल जवाब हैं। और डेफिनेटली अगर हमारे थ्रू आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इन सब चीज़ों की चिंता इन सब चीज़ों की चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। बिल्कुल सर। तो सर हमने चेकलिस्ट में हमारा पहला हो गया कि एरिया साइज बजट हमने देख लिया, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देख ली, पेपर वर्क चेक कर लिया। अब फोर्थ हमारा क्या आता है? फोर्थ आ जाता है कि इस यहाँ तक अगर हम पहुँच गए हैं तो हमने प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट कर लिया है हिमांशु, राइट। सो प्रॉपर्टी को अगर हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि आप नेगोशिएट करते हैं, डील पे बैठ के मीटिंग करते हैं, पेपर वर्क चेक कर लिया तो अब आपकी बारी आ जाती है कि जो भी प्राइस, हाँ, आप ऑन द टेबल बैठते हैं और अपने कंसल्टेंट के साथ बैठते हैं बिल्डर के सामने और डिस्कशन करते हैं कि क्या प्राइस हैं, क्या टर्म्स हैं, पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे। सो नेगोशिएटिंग द डील इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर ऑल दिस, जिसमें जो भी बिल्डर की आस्किंग है, जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ, इंडिया है यहाँ पे, कहीं ना कहीं हम बिना डिस्काउंट मांगे तो आगे बढ़ते नहीं हैं कोई भी। सर एक और चीज़ की क्वेश्चन भी है, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल ये इन्होंने तो प्लॉट पुराना खरीदा हुआ है तो ये प्लॉट के कीमत तो पुराने के हिसाब से लगाओ, जो बिल्डर फ्लोर है बहुत महंगा दे रहे हैं, अभी जो करंट प्राइसेस है उसके हिसाब से कुछ लोग एग्री नहीं करते हैं, काफ़ी लोग एग्री नहीं। देखिए अल्टीमेटली अगर किसी ने पहले कोई चीज़ खरीदी थी, जिस समय भी खरीदी थी, तो उसके कॉस्ट ऑफ फंड्स होती है, राइट। कोई भी बिल्डर अगर आज आपने कोई चीज़ खरीद करके रखी है और आप 5 साल बाद बेचेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो अप्रिसिएशन उसी का है जिसने उसके पैसे दिए हुए थे, जिसके पास उसकी ओनरशिप थी। तो कहीं ना कहीं नेगोशिएटिंग द डील के टाइम पे आपको ये निकालना होता है कंक्लूजन कि बिल्डर ने क्या आस्किंग कर रखी है और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू पे पहुंचने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है, आप किसी भी उस एरिया के किसी भी प्लॉट का प्राइस चेक करें। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन 2200 से 2500 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में हो जाती है। सो एवरेज अगर आप 2400 रुपये भी पकड़ लें कंस्ट्रक्शन का प्राइस, तो आप एक निकाल सकते हैं कि कितना एरिया आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल करके आ जाएगी। प्लस एक होता है कॉस्ट ऑफ फंड्स कि कितना
प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा, उस कॉस्ट को बेयर करने में जितना समय लगा, जितनी एफर्ट्स लगी, और उसकी फंड्स की जो एक वैल्यू होती है, अप्रिसिएशन होता है। अगर आप वो पैसा बैंक में रखते हैं तो उतना आपको बेनिफिट उसमें मिल जाता है। 7-8% की कॉस्ट ऑफ फंड्स एक एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स रहती है। इससे आप एक फेयर मार्केट वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। अब फेयर मार्केट वैल्यू निकल गई, हमने प्लॉट का प्राइस कैलकुलेट करा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, पर उनका टाइम कितना ड्यूरेशन उन्होंने कंस्ट्रक्शन में लगाया, जो पैसा उनका अमाउंट लगा हुआ उस पर इंटरेस्ट जी। फिर उसके बाद फेयर डील किस कॉस्ट पे रहना चाहिए वो आप करेक्ट। सो नॉर्मली बिल्डर फ्लोर्स में एक 3 to 7% की रेंज होती है। 3 to 7% तक आपको नेगोशिएशन मिल जाती है देखने को। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये फिक्स होता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी इससे कम भी होता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कौन सी प्रॉपर्टी कैसी लोकेशन में है, क्या फीचर्स उन्होंने आपको दिए हैं, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स कर रहे हैं तो हो सकता है नेगोशिएशन कम हो जाए। अगर आप कोई एक्स्ट्रा डिमांड्स नहीं कर रहे तो हो सकता है नेगोशिएशन अच्छी हो जाए। आपका पेमेंट पीरियड क्विक है तो हो सकता है आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाए। आपका पेमेंट पीरियड 90 डेज का है तो हो सकता है आपको डिस्काउंट ना मिले या कम मिले। सो बेस्ड ऑन बहुत सारी क्राइटेरियाज होते हैं, ये सब चीज़ें ओवर द टेबल ही पता चलती हैं आपको। दिस इज हाउ इट इज। तो सर जो पेमेंट टर्म है दैट विल बी आवर सेकंड स्टेज। यस, अब आ जाती है हमारी स्टेज 2। तो पेमेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं सर। बिल्डर फ्लोर में जैसे आपने बताया कि ये 30 से 90 दिन का टाइम पीरियड मिल जाता है जी, उस पर डिस्काउंटिंग उस हिसाब से होती है। तो किस हिसाब से बिल्डर फ्लोर्स में आपका पेमेंट टर्म्स जाता है? तो स्टेज 2 में सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारे पेमेंट टर्म्स क्या रहने वाले हैं। सो पेमेंट टर्म्स में एक टोकन ऑफ अमाउंट होता है। जैसे अगर मान लीजिए 2.5 करोड़ का फ्लोर है, आपने 2 लाख रुपए टोकन दे दिया। टोकन दे करके आपको आपकी प्रॉपर्टी को आपने लॉक कर दिया एक तरीके से कि अब आप उसके बायर रहने वाले हैं। विद इन 1 वीक आपको उसका बयाना करना होता है, जो कि नॉर्मली 10% होता है। सो 10% ऑफ द डील वैल्यू 25 लाख रुपए 2.5 करोड़ के फ्लोर पे आपको कंप्लीट करने होते हैं। अगर आपने 2.5 लाख रुपए दे दिए हैं तो 22.5 लाख रुपए आपको और देने हैं विद इन 1 वीक। एंड बयाना पे आपको कंप्लीट फोटोकॉपी ऑफ द पेपर्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप अगर बैंक लोन लेना चाहते हैं तो वो बैंक लोन बैंकर को दे करके आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ साथ ही आपको डील का टेन्योर बिल्डर को बताना होता है कि आपको कितना समय चाहिए पेमेंट को पूरा करने के लिए। अगर प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है या नियर कंप्लीशन है, 3-4 महीने लगने वाले हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको इजी फ्लेक्सिबल पेमेंट पीरियड मिल जाता है। कभी कभी इन केसेस में अगर आपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रेडी है, प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो हो सकता है आपको 6 महीने का टाइम भी मिल जाए। अगर बिल्डिंग के काम पूरा होने में 6 महीने का वक्त है, बट रेडी प्रॉपर्टी है तो नॉर्मली ये जो पीरियड होता है 30 to 60 डेज या 30 to 75 डेज का रहता है। ओके सर, अब हमने पेमेंट कर दी, हमने ये पीरियड भी डिसाइड हो गया कि हमने 30 दिन में पेमेंट कर दी। अब इसके बाद रजिस्ट्री वगैरह का प्रोसेस भी हम ही, मतलब ब्रोकर का ही काम होता है? बिल्कुल, कंसल्टेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको टोकन करने के बाद बयाना के टाइम पे आपका अग्रीमेंट टू सेल साइन हो जाता है, जिसमें पेमेंट टर्म साफ साफ लिखे जाते हैं। अग्रीमेंट टू सेल साइन हो जाने के बाद आप उस डील में बाउंड हो जाते हैं। एक सवाल आपने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले किया था कि किसी सिचुएशन में अगर इस डील से कोई बैकआउट करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो कहीं ना कहीं अग्रीमेंट टू सेल साइन होने के बाद आप बाउंड हो जाते हैं डील में, और उसके बाद बैकआउट करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल अनलेस आपका अंडरस्टैंडिंग पहले ही क्लियर है बिल्डर के साथ में। तो इस बात पे अंडरस्टैंडिंग बनी है। तो अगर हम 10% देंगे तो हमें डेवलपर वापस नहीं देगा? बिल्कुल, अगर एक बार आपने 10% बयाना अमाउंट दे दिया तो कहीं ना कहीं आप बाउंड हो गए। फिर आपको उस ट्रांजेक्शन को ऑनर करना है। दोनों के ऊपर एक कंडीशंस होती हैं कि अगर आप बैकआउट करते हैं तो आपका 10% फोरफिट हो जाता है। ये ध्यान रखने की बात है, इसीलिए बयाना देने से पहले सोच समझ करके बयाना दें, क्योंकि उसके बाद एक तरीके से आप कंप्लीटली बाउंड हो जाते हैं उस एग्रीमेंट को ऑनर करने के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं अगर बिल्डर बैकआउट कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग होती है उस एग्रीमेंट टू सेल पे कि आपको डबल द अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी बिल्डर से वापस मिलता है। सो ऐसा बहुत रेयरली होता है। एक बार आपने प्रॉपर्टी पसंद कर ली, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी बात, कोई ऐसी मेजर लैकिंग आपको नजर आ गई तो एक अलग बात है। सो बट कहीं ना कहीं बयाना फाइनलाइज करने से पहले आपको 100% श्योर हो जाना है। श्योर करना तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि एक सर्टेन 10% बहुत बड़ा रकम होता है। बिल्कुल, आप बुक करना चाहते हैं, यस, उसी के लिए हम हेल्प करते हैं कि कहाँ पे 10% आपको देना चाहिए, कौन सा डेवलपर सही है। एंड दिस इज
आर जॉब कि आप हमें जब कॉल करें तो आप कोई भी चीज़ के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। तो सर हमने ये चीज़ कर लिया, रजिस्ट्री का देख लिया, हमने सारी चीज़ें रजिस्ट्री करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है? अभी बीच में बयाना हो जाने के बाद कुछ पार्ट पेमेंट्स भी आती हैं, राइट? अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डर से बन गई है, एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि बीच में पार्ट पेमेंट्स भी आपको करनी होती हैं। प्लस लास्ट में आ जाता है फिर आपका रजिस्ट्री। हुड्डा के सेक्टर्स में आपको रजिस्ट्री से पहले टीपी अप्लाई करनी होती है, जिसमें हफ्ते से 10 दिन का वक्त लग जाता है। ट्रांसफर परमिशन, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। सो ट्रांसफर परमिशन अप्लाई हो जाने के बाद हुड्डा के रिकॉर्ड्स में तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई। उसके बाद आ जाती है जो तहसील में रजिस्ट्री होनी होती है। सो रजिस्ट्री के समय आपको कंप्लीट पेमेंट करनी होती है। अगर आपका बैंक लोन है तो रजिस्ट्री वाले दिन आपका बैंकर के थ्रू एक डीडी आता है जो कि बिल्डर के नाम का होता है, डीडी के थ्रू पेमेंट होती है। या अगर आपका बैंक लोन नहीं है तो आप आरटीजीएस के थ्रू सेल डीड के दिन बिल्डर को कंप्लीट पेमेंट करने के बाद एक जो स्टेज होती है वो होती है कि आपको एक डीड राइटर अपॉइंट करना होता है सेल डीड से पहले, रजिस्ट्री से पहले। उसमें भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक अच्छा डीड राइटर जो आपको सेल डीड का ड्राफ्ट बना करके देगा, आप उस ड्राफ्ट को अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखे गए हैं बिल्डर के द्वारा। अगर आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराने हैं, उस पर कुछ डिबेट करना है, बैठ के बात करनी है, वो डिस्कस होगा। तो बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी की जब हम बात करते हैं तो बिल्डर फ्लोर्स में 6% फॉर अ फीमेल, 7% फॉर अ जॉइंट, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ या मदर सन या डैड एंड सन या बेसिकली ब्लड रिलेशन में आपको जॉइंट में रजिस्ट्री कराना अलाउड होता है। तो 7% उस पर जॉइंट है, इसमें मेल फीमेल का कोई खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ता? नहीं, हाँ, जॉइंट होना चाहिए, फैमिली में ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। आप जॉइंट रजिस्ट्री कराते हैं तो 1% आपका बच जाता है। अगर आप फीमेल के नाम पे, आपकी फैमिली में आपकी मदर के नाम पे या अपनी वाइफ के नाम पे या अपनी सिस्टर के नाम पे, किसी की अपनी डॉटर के नाम पे रजिस्ट्री कराते हैं तो आपका 1% और बच जाता है। आप 6% स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं ऑन द चेक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड 8% फॉर अ मेल मेंबर। अगर आप एज अ मेल अपने नाम पे रजिस्ट्री कराते हैं तो 8% स्टैम्प ड्यूटी आपकी लगती है। तो स्टैम्प ड्यूटी के बाद अगला नंबर आता है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ होती है या 40,000 होती है कुछ केसेस में, डिपेंडिंग अपॉन उसके कुछ स्लैब्स होते हैं। 80 लाख से ऊपर है तो 50,000, 80 लाख से नीचे है तो आपका 40,000 रुपीज़। इस तरीके से कुछ स्लैब्स होते हैं जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये सब चार्जेस आपके ओवर एंड अबव जो आपने डील करी है, उसकी पेमेंट करी है बिल्डर को, उसके अलावा ही ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है एट द टाइम ऑफ डूइंग अ डील। तो सर हमने ये सारी चीज़ें कर ली, हमने पेमेंट प्लान भी देख लिया, हमने पेमेंट भी देख लिया 30 to 75 डेज या 90 डेज जो भी हमें सूटेबल करा। फिर हमने रजिस्ट्री भी करा ली, अगर फीमेल है तो फीमेल, नहीं तो जॉइंट है तो जॉइंट। एक पॉइंट अभी हमारा मिस हो गया, जो वो है कि रजिस्ट्री कराने से पहले, स्टैम्प ड्यूटी पे करने से पहले आपको साथ साथ एक TDS का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आपको करना होता है। वो अमाउंट 1% होता है। हरियाणा में गवर्नमेंट का जो रूल है 1% ऑफ आपका जो ओरिजिनल चेक वैल्यू, जो भी आपकी चेक वैल्यू है प्रॉपर्टी की, उसका 1% आपको डिडक्ट कर लेना है, बायर की सेलर की पेमेंट में से डिडक्ट कर लेना है। और वो अमाउंट आपको एज अ TDS इनकम टैक्स की वेबसाइट के थ्रू अपने पैन कार्ड से सेलर के पैन कार्ड में डिपॉजिट करना होता है। जो कि आपको कोई भी एक CA या कोई भी, या एज अ कंसल्टेंट हम भी आपको हेल्प कर देते हैं ये आपका TDS फाइल करने में। और ये TDS का जो चालान नंबर्स होते हैं, जो रेफरेंस नंबर होते हैं, वो आपकी सेल डीड में मेंशन हो जाते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द डील। एंड ये सारी हमने फॉलो करा। स्टेज 1 हमने कवर कर दिया, स्टेज 2 का फाइनल, फिर हमारा फाइनलाइज क्या आता है जब हम रजिस्ट्री फीस पे कर देते हैं एंड रजिस्ट्री कराने के बाद अब हमारा जो रोल होता है इसके बाद। हाँ, ये सब करने के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो होती है कंसल्टेंट की फीस। बिल्कुल, यहाँ तक इतना सपोर्ट करने के बाद बारी आ जाती है कि हम आपसे अपनी कंसल्टेंसी फीस चार्ज करते हैं जो कि नॉर्मली 1% होती है। एंड रिस्पेक्टफुली हम उस पर आपसे डिस्कशन करके जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है उसमें आपको कंसेशन भी ऑफर करते हैं। एंड this is how the deal this is very nominal. 1% is very nominal after doing such responsibility की टाइटल क्लियर है, प्रॉपर्टी का सारी चीज़ें क्लियर कराने के बाद, इवन लोन से लेकर आपका देखना कि पेपर वर्क सारा चीज़ें लाइक TDS भी आपका टेक केयर करा जाता है। एक कंसल्टेंट का काम यहाँ पे ख़त्म होने के बाद सर ये हमारा स्टेज 2 ख़त्म होता है। इसके बाद आफ्टर सेल सर्विस होती है। यस, उसमें हमारा क्या पार्ट रहता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द
डीलर या जो भी ब्रोकर्स होते हैं एक कंसल्टेंट फी मिल जाती है तो उसके बाद दे से गुड बाय टू द कस्टमर। बिल्कुल, अब उसके बाद यही टेंडेंसी है मार्केट में हिमांशु। नॉर्मली डील हो जाने के बाद बहुत कम कंसल्टेंट्स हैं जो अपने क्लाइंट्स को फर्दर सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे तो मैंने आपको ये भी देखा है कि जो क्लाइंट्स वैसे ही डिस्कशन करना चाहते हैं, दे हैव अ प्रॉपर्टी बट दे वांट टू नो अबाउट कि इसके पेपर वर्क कैसे होंगे, क्या होगा। आपने काफ़ी लोगों को हमारे चैनल के थ्रू काफ़ी लोगों को हेल्प करा है जी। तो अब बताओ आफ्टर सेल में आफ्टर सेल में रजिस्ट्री हो जाने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपको अपनी रजिस्ट्री डीड राइटर से कलेक्ट करनी होती है विद इन 2 to 3 days ऑफ द डे आफ्टर द डे ऑफ रजिस्ट्री। आपकी जिस दिन सेल लीड हो गई उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर आपकी ओरिजिनल जो सेल लीड होती है वो तहसीलदार से साइन होकर के आ जाती है और आपके डीड राइटर आपको उसे हैंड ओवर करते हैं। इन केस अगर आपका बैंक लोन है तो वो रजिस्ट्री बैंकर सीधा डीड राइटर से कलेक्ट कर लेते हैं और आपको केवल एक ट्रू सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है डीड राइटर के थ्रू जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। एंड रजिस्ट्री की कॉपी मिल जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका वाटर का कनेक्शन अप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अप्लाई करना। उसमें भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। आपने शायद सुना नहीं होगा अब तक बट शायद ये काम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट इजी भी नहीं है। आपको पता है हमारे सरकारी ऑफिसेस के जो सिचुएशन रहते हैं बहुत स्लो है। एब्सोल्युटली। सो कहीं ना कहीं उसमें भी हम आपको हेल्प करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ एक और नया टास्क ऐड हो जाता है एमसीजी के रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्टी आईडी बनवाना, जो कि एक बहुत अच्छा कदम, यस वो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है। सरकार ने प्रॉपर्टीज की सेफ्टी के लिए किसी तरीके के कोई फ्रॉड्स ना हो उसकी सेफ्टी के लिए प्रॉपर्टी आईडी का कदम उठाया है और प्रॉपर्टी आईडी अब मैंडेटरी कर दी गई है। और ये आजकल गुड़गांव में ही नहीं पूरे हरियाणा में बड़ा हॉट टॉपिक है। प्रॉपर्टी आईडीज को लेकर के काफ़ी चैलेंजेस भी रहे हैं। एमसीजी के काफ़ी चक्कर काट रहे हैं लोग बिकॉज अभी कहीं ना कहीं इनका सर्वर इफेक्टेड है या इनकी सर्विसेज ही इफेक्टेड हैं। बट वहाँ पे हम आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी आईडी बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। एज अ कंसल्टेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके नाम की प्रॉपर्टी आईडी हम आपको बनवा करके देते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन स्टेज 3 में वी आर हेल्पिंग, मतलब आफ्टर सेल जो भी सर्विसेज होती हैं, मतलब कि आपका घर जब तक शिफ्ट नहीं हो जाता, आपका पानी बिजली सब कुछ चालू नहीं हो जाती, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती, तब तक वी आर देयर। उसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑल्सो तब भी सचिन जी हम होंगे आप लोगों के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको शिफ्ट हो जाने के बाद किसी भी तरीके के कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज देखिए नया घर आपने खरीदा है, बिल्डर ने नई प्रॉपर्टी आपको बना करके दी है, कुछ टीदिंग इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं, कोई प्लम्बिंग का इशू आ गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया, तो वहाँ भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। जो आफ्टर सेल सर्विस का आपने एक पॉइंट उठाया था उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्डर से अच्छे रिलेशन हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। कहीं ना कहीं बिल्डर्स भी जो अच्छे क्रेडिबल बिल्डर्स हैं वो कभी आपको ये छोटे मोटे टीदिंग इश्यूज़ के लिए सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटते, बट वहाँ भी हमारा रोल इंपॉर्टेंट है एज अ कंसल्टेंट। आप अगर हमें बताते हैं कि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो वी इंश्योर कि वो बिल्डर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी डिलीवर करे। सो कहीं ना कहीं डील रजिस्ट्री हो जाने के बाद और कंसल्टेंसी फ़ी पे करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती बल्कि वो कंटिन्यूस बनी रहती है। एंड अगर इतना अच्छा काम हम आपके लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में आपके फैमिली फ्रेंड्स के रेफरेंसेस भी हमें आपके थ्रू मिल जाते हैं। तो ये फाइनलाइज हो गया सर, 3 चेकलिस्ट हो गई जो हमने बताया आप लोगों को। इसके अलावा अगर आपको सब्जेक्ट और कोई भी समझ आता है तो यू कैन टेल अस, वी विल मेक अ डिटेल वीडियो। तो सर व्यूअर्स को थैंक यू करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सब्जेक्ट और जो वीडियो आज आपको बना करके हमने दिया है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप एक नया बिल्डर फ्लोर खरीद रहे हैं। कोई भी आपके डाउट्स क्वेश्चंस हैं प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आपके सपोर्ट से हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की ये 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुकी है। एंड उसमें काफ़ी एफर्ट्स और मेहनत हिमांशु के द्वारा की गई है और हमारी टीम की रही है। एब्सोल्युटली। इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।